देखिए सर, इस टेस्ट में हम न्यूमेरिकल के साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को भी देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रहे कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल भी आते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी ले रखे हैं अब, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रखे हैं, उनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, ये चित्र दिया है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विद्युत भाग बल का मान क्या होगा निकालना है, ठीक है। एक याद रखा है 40 वोल्ट कैपेसिटर लगा है और यहाँ रेजिस्टर लगा है, LCR सर्किट बना हुआ है। तो जो ERMS वैल्यू होती है, ERMS वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं, V पोटेंशियल रेजिस्टर के लिए और VC माइनस VL का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे V के फॉर्म में ही दे रखा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ इसका कितना हो जाएगा 1600 प्लस VL माइनस VC करोगे कितना आ जाएगा, ये भी कितना आएगा आपका 40, 80 है, ये भी 1600 ही हो जाएगा, ठीक है। 3200 आ गया, तो 3200 को तोड़ोगे तो 40√2 लिख सकता हूँ ना, इसको 40√2 लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40√2 मिल जाएगा। 40√2 क्या कह रहा था, विद्युत भाग बल ना, ठीक है। स्रोत का विद्युत भाग बल ही तो निकालना था, ERMS वैल्यू को ही तो कहते हैं, विद्युत भाग बल यहाँ लगा रहता है, ठीक है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, स्रोत का विद्युत भाग बल ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यहाँ पे आपको ये जोड़ रखा है, एक वोल्टमीटर तथा एमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस बात को ध्यान रखना, आप किसी भी सर्किट में जब भी आपका एमीटर लगता है तो एमीटर आपको पता होगा वो करंट को मेजर करता है, और ये जो एमीटर लगाया जाता है हमेशा सीरीज में लगता है सर, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। अब और चीज़ बताता हूँ, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। आप रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं ना, सीरीज कनेक्शन क्या है और पैरेलल कनेक्शन क्या है, आपको देख के लगेगा कि ये तो सीरीज है, लेकिन हमेशा ऐसा दिया नहीं रहता है। कभी आपको ये रजिस्टर को इस तरीके से जोड़ दिया जाता है और फिर नीचे ब्रांच बना के फिर इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस बात को समझो पहले। जब ये एंड टू एंड जुड़े रहते हैं, जैसे इसमें देखो ये रजिस्टर ख़त्म हुआ R1, इसका एंड स्टार्ट हुआ, अगला रजिस्टर जुड़ गया, फिर अगला रजिस्टर जुड़ गया, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और जब एक ये दोनों के दोनों यहाँ पे दो लगे हुए हैं, ये दो तो सीरीज में हैं लेकिन इनके साथ अलग ब्रांच बन गई अगली, वो है ना, यहाँ पे अलग से फिर ब्रांच बन गई है ना। तो अलग से ब्रांच बन जाए तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। जब आपके पास इस तरीके से जुड़ा है, ये एंड टू एंड जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ जोड़ के ये बन गया, अब देखिए इस तरीके से जोड़ दिया जाए तो ये दो तो सीरीज में हैं, क्योंकि एंड टू एंड जुड़े हैं, ये अलग लाइन पे जुड़ गया है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे पहले सीरीज वाला, फिर इसका इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दोगे। इस बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इसी प्रकार एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैंने कहा कि एमीटर करंट को मेजर करता है और हमेशा सीरीज में जुड़ता है, और वोल्टमीटर जो होता है वो EMF को मेजर करता है, ध्यान दीजिएगा, मेजरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और ये हमेशा पैरेलल में जुड़ता है। वोल्टमीटर हमेशा किस में जुड़ता है, पैरेलल में जुड़ता है, और एमीटर हमेशा किस में जुड़ता है, सीरीज में जुड़ता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। इस क्वेश्चन में वोल्टमीटर था एमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे वो बताओ कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये सर्किट कैसा है, इसमें LCRE सर्किट है। आप Z जानते हैं क्या होता है, अभी ऊपर लिखा था हमने R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो Z निकाल लो, इम्पीडेंस, तो ये कितना आएगा 45 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, देखो 4 और 4 दे रखा है ना, तो 0 हो जाएगा, मतलब ये 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 45 ओम Z आया, इसका 45 ओम Z आया। और IRMS क्या होता है, ERMS अपॉन कितना Z होता है, तो आप जब निकालोगे ये 90 दे रखा है, देखिए अपॉन Z कितना आ रहा है 45, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर तो IRMS आ गई, ठीक है। I कौन मेजर करता है, एमीटर, तो एमीटर के लिए पाठ्यांक तो आपका वो पूछ रहा था, एमीटर क्या वो करंट को मेजर करता है, तो 2 आ गया।
इसी प्रकार V वोल्टेज को वी आर एम एस निकालो, तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा, आई आर एम एस जो आया है इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप ध्यान दीजिएगा एल सी आर सर्किट है, ठीक है। तो V बराबर आई आर ही तो लगा रहा हूँ मैं, आई आर, आर यहाँ पे ये दोनों का होगा, तो आई आर एम एस कितना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू जीरो होने की वजह से वी आर एम एस जीरो हो जाएगा, तो वोल्टेज वाला ये वाला क्या दिखाएगा, जीरो दिखाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक। तो अब कुछ एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए हमने देखिए, क्वेश्चन जैसे क्या कह रहा है, 30 माइक्रोफेरेड का एक आवेशित संधारित्र 27 मिली हेनरी के प्रेरित्र के साथ जोड़ा गया है, तो परिपथ में मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति निकालनी है आपको। सर सी यहाँ पे कितना दिया है आपको, 30, सी कितना दिया है इसके लिए 30 माइक्रोफेरेड, और 30 माइक्रोफेरेड मतलब 330 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का सॉरी मिली हेनरी, 30 ये तो 30 माइक्रोफेरेड दे रखा है, तो 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 फेरेड आएगा ना सी की वैल्यू। अब ये मिली हेनरी में दिया है, क्या एल की वैल्यू 27 मिली हेनरी मतलब 27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 हेनरी आ जाएगी, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्व टू 1 अपॉन अंडर रूड एल सी, दिस इक्व टू 1 अपॉन अंडर रूड एल मतलब कितना है 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू सी मतलब एल सी, सी मतलब कितना, एल तो ये था आपका 27 इंटू 10 टू दी पावर 27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये 81 आएगा 3, और ये 1 कम हो जाएगा 5, 3 8 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 8 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे ये 9 देगा 1 अपॉन इंटू ये माइनस 8 कितना देगा 10 टू दी पावर माइनस का 4, तो सॉल्व करो, ये ऊपर ले जाके अपॉन 9 से भाग कर दो इसको, 4 ये आ जाएंगे ना, अपॉन 1 2 3 4 आएंगे, ये कितना रेडियन पर सेकंड इसकी कोण, ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और भी इसको डिवाइड करके आप निकाल दो, तो ये ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और हैं, देखो ये क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ये एसी सर्किट पे 220 वोल्ट का शिखर मान क्या होगा। ये तो शिखर मान निकालना तो बड़ा आसान है, ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो कितना होगा, 200 वोल्ट दिया है, 200 इंटू √2, 200 √2, तो 200 √2 को सॉल्व करोगे 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो 200 को, इस इक्वल टू 200 इंटू 1.414, तो ये लगभग किसके आएगा 311 वोल्ट के बराबर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 1 माइक्रोफेरेड के धारिता के संधारित्र के साथ विद्युत वाहक बल इतना दे रखा है, यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू गिवन है, ई इज इक्व टू कितना दिया है आपको 200 √2, जैसा कि ऊपर हमने निकाला था वो ई आर एम एस, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना, 100 टी दिया है इसने, ठीक है। और क्या कह रहा है, सी कैपेसिटेंस दे रखी है 1 माइक्रोफेरेड दे रखी है, और ई आर एम एस की आप बात करते हैं तो ई आर एम एस कितना, ई आर एम एस वैल्यू तो 202 होनी चाहिए, √2 होनी चाहिए ना ई आर एम एस की वैल्यू, ई आर एम एस की वैल्यू यही तो आएगी, ठीक है सर। क्या निकालो कह रहा है, वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़ा है, परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, आई आर एम एस निकालना है ना सर। तो आई आर एम एस की जो वैल्यू होती है सर वो होती है ई आर एम एस अपॉन, यहाँ कैपेसिटर जुड़ा है एक्स सी के बराबर, तो पहले मुझे एक्स सी निकालना पड़ेगा, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है वो, तो 1 अपॉन ओमेगा मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फेरेड, क्योंकि ये 1 माइक्रो फेरेड कह रहा है ना, इंटू कितना सी कितना 100, सी की वैल्यू ओमेगा तो ओमेगा सी होता है ना, तो ओमेगा तो हमारे पास सॉरी मैं सी है ना, ये सी तो है, ये ओमेगा कितना है यहाँ से कंपेयर कराओ ना, ओमेगा टी, ओमेगा कितना 100 है,
ओमेगा कितना है 100 है, तो ये सॉल्व करो 10⁴ आ जाएगा ये ओम। XC तो इतना आ गया, तो बस IRMS की वैल्यू रख दो। IRMS इज इक्वल टू ERMS। ERMS कितना है, ERMS की अगर हम बात करें तो ERMS ये होता है ना, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ERMS दिया था 200, आपको क्या निकलवा रहा था देखो, ERMS दिया था देखो 200√2 हमने शिखर मान निकाला था ना, E0 की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे ERMS की वैल्यू कितनी आएगी 200 ना, 200 ही होगी। ERMS तो हमें निकालना, यहाँ पे रखना है वो वैल्यू, ये 200/XC कितना आ रहा है 10⁴, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 10⁻⁻² हो जाएगा ना ऊपर आके हो, क्योंकि ये 2 0 वहाँ से गए, तो 2 × 10⁻² आएगा ये, या 20 × 10⁻³ 20 मिली हेनरी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20, मिली हेनरी जो कह रहा हूँ, क्या आई है ना, मिली एम्पियर, ठीक है, 20 मिली एम्पियर इस करंट की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चंस को करते हैं हम, अधिकतर एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, दिष्ट धारा के लिए कुंडली, समझिए ये क्या कहना चाह रहा है, DC धारा मतलब दिष्ट धारा के लिए कुंडली का प्रतिरोध R ओम है, DC करंट के लिए कुंडली का प्रतिरोध R ओम दिया है, प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त करने पर कुंडली के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर DC की जगह पे AC हम यूज कर लें तो क्या प्रभाव पड़ेगा कह रहा है, तो जो वो कुंडली है उसका रेजिस्टेंस जो होगा बढ़ जाएगा सर, कैसे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि AC सर्किट जब आप यूज़ करोगे तो जो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा ना, R² प्लस क्या होता है ω²L² होता है, तो इसमें जुड़ रहा है कुछ क्वांटिटी, जबकि DC के लिए ओमी प्रतिरोध ही केवल होगा, R यूज होगा। तो AC में तो ये इतना आ जाएगा ना, जो जुड़ा है C जुड़ा रहता है तो अलग आ जाता है, 1/ωc हो जाता है, और L जुड़, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, कुंडली जुड़ी हुई है, तो L की बात करता हूँ। दिष्ट धारा के लिए केवल R ही होगा, तो यही कारण है कि कुंडली के शुरू में अगर आप समान विभवांतर लगाओगे प्रत्यावर्ती धारा, तो समान विभवांतर का प्रत्यावर्ती धारा लगा दोगे तो गर्म करने के लिए प्रति सेकंड जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो कम होगी। कहने का मतलब यह है, कुंडली के सिरों पर यदि आपने विभवांतर लगाने पर, समान विभवांतर लगाने पर प्रत्यावर्ती धारा द्वारा अगर आप गर्म करोगे तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो कम होगी। AC लगाने पर प्रति सेकंड जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो कम होगी। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति शून्य होने पर प्रेरण प्रतिघात XL तथा धारितीय प्रतिघात XC का XC में क्या फर्क पड़ेगा कहता है वो, क्या है क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति शून्य हो जाए, आवृत्ति ही शून्य हो जाएगी, F बराबर 0 हो जाएगा, तो XL बराबर तो क्या होगा सर 2πfL होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो जाएगी XL, ठीक है, XL तो 0 हो जाएगा, और XC क्या होता है 1/2πfC होता है, या NC भी लिखते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति अगर शून्य हो जाएगी तो XL तो 0 हो जाएगा और XC इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर वाले में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको, ठीक है। जब आप कैपेसिटर की बात करते हैं तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिलेगा, तो करंट जाने के लिए पॉसिबिलिटी बहुत ही कम क्या होगी ही नहीं करंट जाने की, तो कैपेसिटर लगाने से ये कहानी बदल जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये दिया है इसमें करंट और जो E और I एक ही फेज में किसके लिए होते हैं सर, R के लिए होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, दो प्रत्यावर्ती परिपथों में E व I के साथ समय का ग्राफ दिया है, कौन सा वक्र धारितीय परिपथ कौन सा प्रतिरोधी परिपथ को बताता है, ये प्रतिरोधी परिपथ को बताएगा, और ये I पीछे रहती है किससे, E से, वो करंट वो धारिता में होता है, ठीक है, धारितीय परिपथ में I पीछे रहती है, ठीक है, करंट लेग बिहाइंड द EMF, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये जो
फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। संधारित्र दिष्ट धारा, एक संधारित्र है, दिष्ट धारा का मार्ग अवरुद्ध करता है जबकि प्रत्यावर्ती धारा मार्ग का मार्ग प्रशस्त। संधारित्र दिष्ट धारा का मार्ग अवरुद्ध करता है, ऐसा क्यों हो रहा होगा, निकाल के देख लेते हैं। देखिए एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी मतलब 1/2πfc। और डीसी के लिए आपके पास, डीसी के लिए तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। जैसे ही डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एक्स सी का मान इनफाइनाइट हो जाएगा सर, एक्स सी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब डीसी डायरेक्ट करंट में अगर आप संधारित्र जोड़ दोगे ना, डीसी में संधारित्र जोड़ोगे तो प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। इसका मतलब दिष्ट धारा का मार्ग अवरुद्ध कर रहा है ना, इनफाइनाइट कर देगा। जबकि एसी की अगर हम बात करेंगे तो एसी के लिए फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन जीरो होती है। तो इसका मतलब एक्स सी इन्फिनिटी नहीं आएगा, कुछ तो होगा लेकिन इन्फिनिटी नहीं आएगा। इसका मतलब उससे प्रत्यावर्ती धारा जो होती है संधारित्र से आसानी से गुजर सकती है। संधारित्र से आप प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से गुजार सकते हो, ठीक है। संधारित्र से प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से आप गुजार सकते हो, जबकि वो अल्टरनेटिंग करंट में दिक्कत आएगी सर, ठीक है। अगला देखो, प्रत्यावर्ती एमीटर के डायल पर खानों के मध्य दूरी समान नहीं होती, उसका क्या रीज़न है। कह रहा है प्रत्यावर्ती एमीटर के डायल पर खानों के मध्य की दूरी जो होती है वो समान नहीं होती है। होता क्या है, प्रत्यावर्ती एमीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। प्रभाव पर मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ इसको, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक है। इसके अनुसार उत्पन्न ऊष्मा H धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, न कि I के अनुक्रमानुपाती नहीं होती है, I² के अनुक्रमानुपाती होती है। यही रीज़न है कि वो डायल में खानों के मध्य की दूरी जो होती है समान नहीं होती है, ठीक है। ये इसका लॉजिक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत धारा के दूर प्रेक्षण के लिए कम शक्ति गुणांक अधिक हानि व्यय करता है, क्यों अधिक हानि व्यय करता है। अगला कह रहा है शक्ति गुणांक को उचित मान का संधारित्र प्रेक्षण के स्थान पर लगाकर इसे क्या बढ़ाया जा सकता है। एक्चुअल में शक्ति गुणांक की हम पावर की अगर बात करें तो सर ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi होता है, जहाँ पे ये शक्ति गुणांक कहलाता है cos phi। जब शक्ति गुणांक cos phi का मान, शक्ति गुणांक cos phi होता है, हाँ, कम हो जाए, अगर ये कम हो तो IRMS का मान अधिक होगा, IRMS का मान अधिक होगा, ठीक है, क्योंकि IRMS तो नियत रहता है, सॉरी IRMS का मान इस केस में अधिक होगा, जिस कारण से क्या हो जाएगी, आपको ऊर्जा क्षय की आप बात करोगे तो I² RMS इंटू R अधिक होगा, ऊर्जा क्षय जो होगा अधिक होगा। इसके कम होने से ऊर्जा का क्षय जो होगा अधिक होगा। कम शक्ति गुणांक अधिक हानि व्यय करता है, तो ये कम होगा तो अपने आप ही वो cos थीटा का मान मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, तो वो अगर ये कम होगा तो अपने आप ही जो पावर का कंजम्पशन, पावर की जो शक्ति गुणांक अधिक होने पर जो विद्युत धारा में जो ये शक्ति गुणांक अधिक हानि व्यक्त करता है कहा ना, तो ये अधिक हानि ही व्यक्त करेगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है cos phi, अगर आप कहते हैं उचित मान का संधारित्र प्रेक्षण के स्थान पर लगा दिया जाए, शक्ति गुणांक को उचित मान का संधारित्र, तो cos phi का मान उस केस में R/√ऑफ संधारित्र लगा रहे हो ना आप, R² प्लस ω/L इंटू 1/ωc का स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि C का आप यूज करते हैं ω/L, तो और आप जानते हैं ω/L बराबर ω/c होता है, तो ये कट के आपके पास 1 आ जाएगा। तो Z बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपके पास Z बराबर R मिल जाएगा, 1, क्योंकि 1/ωc का मान 1/ωL के बराबर मिलेगा ना। तो इसका मतलब ये कह रहा है शक्ति गुणांक को, सेकंड केस में कह रहा था शक्ति गुणांक इस तरीके से निकाल लोगे ना आप, cos phi की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, ठीक है ना, पावर फैक्टर की बात कर रहा था ये। अगला क्वेश्चन देखो तो ये क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है।
कहता है एक ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरू की संख्या प्राथमिक कुंडली से 20 गुना अधिक है। द्वितीयक की प्राथमिक से 20 गुना अधिक है। द्वितीयक में प्राप्त शक्ति क्या होगी कह रहा है। यदि प्राथमिक कुंडली में निवेशी शक्ति 100 वाट है, ठीक है, होता क्या है द्वितीय कुंडली से प्राप्त शक्ति भी 100 वाट ही होगी सर। अगर आप 100 डालो तो ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो पावर का लॉस होता है ना वो नहीं होता है, पावर लॉस नहीं होता है। इस कारण से जो द्वितीयक वाली होगी प्राथमिक कुंडली से 20 गुना अधिक है कह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निवेशी पावर को देखो आप, ठीक है, द्वितीय कुंडली में भी प्राप्त शक्ति 100 वाट ही होगी। उसका लॉजिक ये है कि ट्रांसफार्मर में जो पावर लॉस है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल के साथ साथ फैक्चुअल क्वेश्चन जो हैं उनको भी करने की, जो आए हुए हैं ना मैं उनको भी लूँगा, ठीक है। आए हुए क्वेश्चंस को भी हम लेंगे, ठीक। न्यूमेरिकल तो कर ही रहे हैं, न्यूमेरिकल तो इस टाइप से आते ही हैं। इनमें न्यूमेरिकल के साथ साथ फैक्चुअल क्वेश्चन भी हैं कुछ ना कुछ, जैसे ये वाले क्वेश्चंस हो गए फैक्चुअली हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं।